प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग अपने पाठ हम अपना 8वां पाठ पचमढ़ी का पठन और व्याख्या कर रहे हैं। इस पाठ में दो सहेलियों का बीच में संवाद चल रहा है। किसके माध्यम से? जो अपर्णा है वह पत्र के माध्यम से उसने जो पचमढ़ी का जो भ्रमण किया था उसको अपने सखी सिमरन को बता रही है। तो वह हम जानते हैं, अपर्णा अपने मौसा जी के साथ पचमढ़ी गई थी और उन्हें करीब जबलपुर से 8 घंटे का सफ़र लगा जब वे कार से रवाना हुए। लेकिन रास्ते में के जो दृश्य थे वो काफ़ी सुंदर थे। इस कारण से उसे अपने इस लंबी यात्रा की थकान का भी अनुभव नहीं और वे रास्ते में पहाड़ियाँ, घाटियाँ और हरियाली देखते हुए आगे जा रहे थे। तो जब वे पचमढ़ी पहुँचे तो उन्होंने 3 दिन तक वहाँ विचरण किया, घूमे, दर्शन किया। तो उसी के बारे में अपर्णा सिमरन को बता रहे और उसने पत्र में बड़ी अच्छी भाषा का चयन किया है, जिसे हम लोग कहते हैं कि शब्दों से चित्रों को बनाना। तो एक तरह से सिमरन के पत्र पढ़ के उसके सिमरन को भी जो पचमढ़ी के दर्शन हो गए होंगे, क्योंकि उसने बड़े अच्छी तरह से पत्र में समझा के अपने यात्रा के बारे में लिखा है। तो क्या था, हमने अब तक इसका पाठ में पढ़ा था। सिमरन, पचमढ़ी बहुत सुंदर स्थान है। 3 दिनों में हमने यहाँ के बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की। तो बहुत बड़ा भी है और मैं कहता हूँ जब किसी जगह पे हम लोग जाते हैं तो कभी कभी व्यक्ति कम दिन के लिए जाता है तो वो चीज़ पूरा नहीं देख पाता। जैसे आप दिल्ली ही जाएंगे तो अगर आप चाहेंगे एक दिन में मैं कोई जगह को देख लूँगा, तो यह आपकी गलतफहमी है। इसमें समय लगता है। अगर आप सचमुच अगर प्रकृति का नज़ारा देखना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो इसमें समय लगता है। इसीलिए उसने कहा कि हमने भी 3 दिन दिए। अगर इसने ये बात क्यों बताई कि अगर कभी भविष्य में सिमरन को भी जाना हो तो उसके हिसाब से वह प्लान करेगी, तय करेगी कि हमें भी पचमढ़ी में कम से कम 3 दिन लगेंगे। तो इससे एक तरह से ये बताने का क्या कारण होता है बच्चों, कि जब हम एक बार उस जगह को देख आते हैं तो एक हम लोगों को बताने के लिए एक जरिया हो जाते हैं, गाइड हो जाते हैं। अगर आप एक जगह को देख आते हैं तो आप अपने दोस्त को बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, इसमें इतना समय लगता है। जो ऐसी बातें होती जो किताबों से या इंटरनेट से नहीं पता चलता है, जब तक व्यक्ति खुद न जाके उसको देखे, समझे और महसूस करे। तो अपर्णा भी यही चाहती थी कि अगर मैं अपनी यात्रा के बारे में बता रही हूँ, पचमढ़ी का जो मैंने यात्रा किया, तो सिमरन केवल यही नहीं जाने, उसको भी कुछ सीख मिले कि कल कभी भविष्य में वो अगर जाती है तो उसे क्या क्या चीज़ देखना है, छुट्टी कितनी लंबी होनी चाहिए, कितना समय लगता है। तो ये बात इस कारण से, यह नहीं कि वह केवल सिमरन को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि मैं तो घूम आई, तुम नहीं देख पाई, ऐसी बात नहीं थी इसमें। तो इसमें अपर्णा ने बड़े विस्तार से पचमढ़ी के बारे में सिमरन को बताया। तो उसने कहा 3 दिनों में हमने यहाँ के बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की। सबसे पहले हम महादेव गुफा स्थान है, एक जगह का नाम है महादेव गुफा। दूसरा है
चौरागढ़ और तीसरा है जटाशंकर। तो ये चारों ओर ये 3 स्थान उन्होंने पहले दिन घूमा। शायद ये पास पास भी होंगे तो पहुंचना जाना आसान होता। चारों ओर हरी भरी ऊंची ऊंची पहाड़ियां और घने पेड़ देखकर मन खुश हो गया। तो ये जो तीनों स्थान हैं ये पहाड़ियों में स्थित है, पहाड़ियों में है, गुफाओं में है। और ये गुफाएं कैसे बनती बच्चों? ये जब पानी जो होता है, झरना कहते हैं, जब किसी पहाड़ के अंदर से गुजरता है तो धीरे धीरे सैकड़ों साल में उसको काटता जाता है और एक नेचुरल, जिसे कहते हैं प्राकृतिक रूप से एक सुरंग बन जाती है। तो इस कारण से इसे गुफा कहा गया है। महादेव गुफा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शंकर जी का स्थान। हम जानते हैं महादेव शंकर जी का ही नाम है, तो इससे क्या पता चलता है? यह गुफा भगवान शंकर के लिए ही है। और फिर उसने उसके बारे में और विस्तार से बताया है कि कुछ दूर पहले से ही घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। जब वे महादेव गुफा की तरफ बढ़ रहे थे तो वे पहले ही उन्हें घंटी, जैसे कि मंदिर में जाने से पहले ही हमें दूर से मंदिर में जो घंटी बजती है उसकी आवाज़ आने लगती, ठीक उसी तरह महादेव गुफा में भी उसे बहुत पहले से घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। और इस गुफा की लंबाई 300 फीट है। 300 फीट लंबी ये गुफा है, मतलब यह काफ़ी बड़ी हो। और जैसा कि हम जानते हैं गुफा में अंधेरा होता है या उतना अधिक प्रकाश नहीं होता, और ख़ासकर अगर गुफा लंबी होती है तो वहाँ तो और घना अंधेरा होता है। गुफा के बीच में पानी का एक कुंड है। तो उसने बताया कि एक गुफा ऐसी साधारण नहीं, इसके बीचों बीच एक कुंड है। कुंड क्या होता है? एक छोटा तालाब जिसमें पानी होगा और जिसके पास शंकर जी की एक सुंदर मूर्ति स्थापित है। और इसी कुंड के पास में भगवान शंकर जी की एक मूर्ति है स्थापित। स्थापित का मतलब मैंने बताया आपको, मूर्तियाँ जो होती हैं वे सीधा रख के पूजा नहीं की जाती, उनकी स्थापना की जाती है। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार उसको पूजा करने से पहले एक विधि होती है जिससे उसकी स्थापना की जाती है, और स्थापना करने के ही बाद लगातार उस मूर्तियों की पूजा की जाती है बिना रुके। तो ये नहीं कि एक बार हमने मूर्ति स्थापित हो गई और उसके बाद उसमें पूजा करना छोड़ा भी नहीं जाता है, तो एक तरीका होता है। तो उस कुंड के पास ये बड़ी सी शंकर जी की मूर्ति स्थापित थी। गुफा में हल्का हल्का प्रकाश आ रहा, प्रकाश भी हल्का सा था। तो एक तरह से बहुत भव्य या दिव्य तरह का दृश्य होगा। एक अंधेरी गुफा, लेकिन पूरी तरह से अंधेरी गुफा, उसमें कहीं से प्रकाश भी आ रहा था। तो बड़ा भव्य दृश्य होता है। यह दृश्य बड़ा ही भव्य और आकर्षक लग रहा था। तो अंदाजा आप लगाओ कि एक लंबी सी गुफा है जो 300 फीट लंबी है, उसके बीच में कुंड है, कुंड के पास में शंकर जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, और वहाँ कहीं से प्रकाश भी आ रहा है। प्रकाश हल्का है, इसीलिए जो मूर्ति और वहाँ का जो दृश्य था वो काफ़ी भव्य लग रहा है। तो ये हमने केवल शब्दों से ही जान लिया। हमने मन में एक कल्पना कर ली होगी कि महादेव गुफा के अंदर वो कुंड कैसा होगा, मूर्ति कैसी होगी, और हल्के प्रकाश में कैसा दिखता होगा। तो एक तरह से अपर्णा ने सिमरन को महादेव गुफा के दर्शन करा दिए। अब वह दूसरे स्थान पे गई जिसका नाम था चौरागढ़। तो बच्चों, हमने यहाँ तक तो कल पढ़ ही लिया था। तो इसके अंदर कुछ कुछ जो कठिन शब्द हैं, या हम कहेंगे कठिन नहीं कहेंगे,
क्योंकि सबके अर्थ हम लोग बताते जा रहे हैं। जो नए शब्द कहेंगे, जो नए शब्द हैं उसके बारे में जरा सा बता देते हैं। जबलपुर एक स्थान है, जबलपुर मध्य प्रदेश में एक स्थान है। उसके बाद सोमवार आपको पता ही है। पिपरिया और मटकुली ये स्थान है। जबलपुर और पचमढ़ी के बीच में दो स्थान पड़ते हैं, पिपरिया और मटकुली। ये दो स्थान हैं जबलपुर और पचमढ़ी के बीच में। वे कार द्वारा गए थे तो रास्ते में इन दोनों स्थानों से होके ही गए थे। तो 8 घंटे का जो सफ़र था, इस बीच में वे इन दो स्थानों से होके गए थे। एक तरह से देखा जाए तो किसी को रास्ता बताना हो तो हम लोग बीच के जरूर जो लैंडमार्क होते हैं, कोई खास जगह होती है, उसके बारे में बताते हैं। तो अपर्णा ने भी यही किया कि जब आप जबलपुर से जाएंगे, जबलपुर बड़ा शहर है, आप जबलपुर से जब पचमढ़ी जाएंगे तो रास्ते में जो 8 घंटे सफ़र के बीच में दो आपको स्थान आएंगे, जो मिलेगा जो पिपरिया होगा और मटकुली होगा। तो जब दो रास्ता बताया जाता है तो बीच के स्थान भी बच्चों बताए जाते हैं। तो और क्या था उसके बाद में, पहाड़ी रास्तों की सुंदरता। पहाड़ी रास्ते सुंदर क्यों लगते हैं? सबसे पहले बात कारण क्या है पहाड़ी रास्तों की सुंदरता के बारे में, कि वो सीधे नहीं होते। आमतौर पर जैसे सड़कें क्या होती हैं, सीधी होती हैं, लेकिन जब पहाड़ी जो सड़कें हैं वे घूम घूम करके जाती हैं, काफ़ी चक्करदार होती हैं और उनके दृश्य भी बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि एक तरफ तो पहाड़ होगा और दूसरी तरफ जो घाटी होगी, वहाँ का दृश्य काफ़ी मनमोहक होता है। वहाँ पे आपको हरे भरे पेड़ दिखेंगे, झरने दिखेंगे और दूसरे पहाड़ की तलहटी दिखेगी। तो इसीलिए इस रास्ते की सुंदरता के बारे में बताया गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं घने पेड़ देखकर। घने पेड़ आपने देखा ही है, जो जंगल होता है वो पेड़ काफ़ी घने होते हैं, पास पास। और किसी वाटिका या बाग की तरह तो लगाए नहीं होते, सारे पेड़ बहुत पास होते हैं और जंगल जो पहाड़ी जंगल होते हैं काफ़ी घने होते हैं। और नया शब्द तो है स्थापित। मैंने आपको बताया था स्थापित क्या होता है, स्थापित किया जाए। मूर्तियों की पहले स्थापना होती है, फिर पूजा पाठ। कुंड, कुंड नया शब्द है। कुंड का अर्थ है छोटा तालाब। कुंड हमारे लिए नया शब्द है। आपका सामने कुंड है एक स्थापित। ये दो नए शब्द आए हैं, इससे पहले हमने नहीं पढ़ा। प्रकाश का अर्थ रोशनी होता है, ये तो बहुत दृश्य। और एक भव्य, एक भव्य मतलब विशाल, भव्य। दृश्य भी लिख देते हैं। तो वह जो दृश्य था जिसमें शंकर जी उस कुंड के पास में स्थापित थे, वह जो दृश्य, जो सीन था, हम आम दृश्य को क्या बोलते हैं, सीन, वह काफ़ी भव्य था, काफ़ी विशाल था और आकर्षक, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे। आकर्षक भी एक सही शब्द है, इसको भी लिख देते हैं। आकर्षक मतलब जो हमें देखने के लिए आकर्षित करे, जबरदस्ती देखने, जिसका ध्यान व्यक्ति का उसी ओर चला जाए तो कहेंगे दृश्य बहुत आकर्षक है, आकर्षक, और लोग आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षक, आकर्षण से, मूल शब्द है आकर्षण, इसी से बना है आकर्षक और आकर्षित। आकर्षक से ही आकर्षित है, मूल शब्द है आकर्षण। अब हम
अपने चौरागढ़, जो हमने पहले दिन में इसने दूसरा जो स्थान देखा था वो था चौरागढ़। पहले दिन बच्चों उसने 3 स्थान देखे थे। सबसे पहले है महादेव गुफा, दूसरा है चौरागढ़ और तीसरा है जटाशंकर। पहले दिन शायद ये पास पास रहे हों। जब व्यक्ति घूमने जाता है तो एक प्लान बनाता है कि पहले हम ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे और फिर ये देखेंगे, क्योंकि रास्ते में ये एक सीध में पड़ते हैं, इससे समय बचता है, सुविधा होती है। तो चौरागढ़ में पहाड़ की चोटी पर एक लंबा चौड़ा मैदान है। क्या होता है, कभी कभी पहाड़ी के ऊपर का जो हिस्सा होता है, हम जानते हैं पहाड़ी जैसे जैसे ऊपर जाती है संकरी और छोटी होती जाती है, लेकिन जो उसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है यहाँ पे सपाट है, चौड़ा है, जैसे कि मैदान की तरह उसको बनाया गया है या फिर प्राकृतिक रूप से ही वह होगा। कैसा? लंबा चौड़ा मैदान। किसके ऊपर? पहाड़ी की चोटी के ऊपर, जहाँ मंदिर बना हुआ है। तो चौरागढ़ की क्या खासियत है? यह एक पहाड़ी के ऊपर है, और पहाड़ी के ऊपर अधिकतर हम लोग क्या सोचा करते हैं कि कम स्थान होगा, काफ़ी संकरा स्थान होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं। वहाँ पे एकदम समतल मैदान है और वहाँ पे एक मंदिर है। वहाँ पे मंदिर है, सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़कर हम वहाँ पहुँचे। तो ये पहाड़ी की चढ़ाई सीढ़ियों से उन्होंने तय की। ये मंदिर कहाँ है? पहाड़ी की ठीक चोटी पे है। और फिर कहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है? तो अपर्णा ने बताया कि मंदिर हम लोग सीढ़ियों से चढ़ के पहुँचे। मेरी और वाणी की तो सांस फूलने लगी थी। तो शायद वाणी अपर्णा की बहन होगी। उसके बारे में उसने बताया कि सैकड़ों का अर्थ है 100 हो सकती है, 500, 800। तो इसलिए सैकड़ जब हम लोग बोलते हैं तो है हो सकता है 500 को, 400, सैकड़ों सीढ़ियाँ हो। सीढ़ियाँ 100 में से। तो वे धीरे धीरे चले। तो हम जानते हैं सीढ़ी चढ़ना ज़रा मुश्किल काम होता है, उतरना तो आसान होता है, लेकिन चढ़ना मुश्किल होता है। तो वाणी और उसकी सांस फूलने लगी। और यह स्थान समुद्र तल से 4320 फुट की ऊंचाई पर। हम लोग ऊंचाई की जब भी बात करते हैं बच्चों, तो समुद्र तल, जब हम बोलते हैं समुद्र तल, तो इसका मतलब क्या होता है? हिमालय में भी हम लोग बहुत सारी पहाड़ी की चोटियाँ हैं, लेकिन जब हम ऊंचाई की बात करते हैं, चाहे वो एवरेस्ट हो, चाहे कोई भी पहाड़ हो, ऊंचाई की बात करते हैं तो कहाँ किस पॉइंट को ज़ीरो माना जाए? तो समुद्र तल को ही ज़ीरो माना जाता है। तो जब भी हम लोग किसी पहाड़ी की, किसी स्थान की, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन और जो शहर होती हैं उनकी भी ऊंचाई को समुद्र तल से ही नापा जाता है। समुद्र तल को क्या मानते हैं? ज़ीरो। उसको 0 फीट कहा जाता है। उसका जो स्तर है उसको 0 कहा जाता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं और यह ऊंचाई भी फीट में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो चौरागढ़ की ऊंचाई समुद्र तल से 4220 फुट है। फुट और फीट, और इसमें भी बच्चों को डर होता है। फुट 12 इंच का होता है, या फिर हम कहते हैं लगभग यह 30 सेंटीमीटर का होता है। लगभग आपको फीट का अंदाजा मिल गया। आपका जो बड़ा सा स्केल होता है, बड़ा वाला स्केल, वह 1 फीट का होता है। तो यह स्थान 4320 फीट समुद्र तल से ऊंचा है। चोटी पर से दूर दूर तक का दृश्य बहुत ही मनोरम लग रहा था। मनोरम मतलब सुंदर।
ये नया शब्द है हमारे लिए, मनोरम। मनोरम सुंदर को कहते हैं। समुद्र तल नया शब्द है, मैंने आपको बताया था समुद्र का जो स्तर होता है पानी का उसको समुद्र तल बोला जाता है, और ऊंचाई को हमेशा समुद्र तल से ही नापा जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ नापते हैं तो इसका एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ से कि हम लोग शुरू करते हैं, ऊंचाई शुरू करते हैं। जैसे आप स्केल लेते हैं, स्केल से एक लाइन है, एक रेखा है, उसकी लंबाई कैसे नापते हैं, उसके एक कोने को 0 मान लेते हैं और दूसरे कोने पे स्केल लगा के पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये तो 4 सेंटीमीटर की है, ये तो 5 सेंटीमीटर की है। उसी तरह जब किसी पहाड़ की ऊंचाई नापते हैं तो उसका एक हिस्सा समुद्र तल को मानते हैं, उसको 0 मानते हैं, और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको फीट में नापा जाता है। तो ये 4320 फीट ऊंचा था चौरागढ़ का पहाड़, जिसपे कि एक मंदिर बना हुआ था। तो ये लोग कैसे गए? अपर्णा और उसकी शायद बहन थी वाणी। वे जब ऊपर पहुंचे तो उनकी सांस फूलने लगी थी। चोटी पर से दूर दूर तक का दृश्य बहुत ही मनोरम लग रहा था। अगर किसी ने ऊंचाई से अगर पहाड़ी को देखा हो तो बड़ा अच्छा दृश्य होता है, दूर तक। शहरों में हम लोग उतनी दूर तक नहीं देख सकते, और जो हरियाली वाला दृश्य होता है अगर पहाड़ के ऊपर से देखा जाए तो काफ़ी भव्य लगता है। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक हरियाली होती है। तो ऐसा दृश्य बहुत कम और बहुत ही आकर्षक लगता है, क्योंकि ऐसा दृश्य तो रोज़ देखने को मिलता नहीं। लोग शहरों में रहते हैं जहाँ पे कि कभी कभी तो आधा किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर देखने का भी मौका नहीं मिलता। और जब हम दूर की चीज़ देखते हैं तो हमारी आंखें जो होती हैं वो उनको आराम मिलता है, सुकून मिलता है। कहते हैं कि जो है आँख की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं और व्यक्ति खुश हो जाता है। इसीलिए हमें ऐसे दूर की जो दृश्य हैं वो सब देखने चाहिए। तो फिर क्या हुआ, उन्हें भी ये दृश्य काफ़ी मनोरम लगा। मनोरम मतलब काफ़ी सुंदर, मन में बस जाना, रम जाना। मनोरम का अर्थ होता है मन में रम जाना या बस जाना, या आम भाषा में हम लोग इसे बोलते हैं सुंदर। तो ये दृश्य उन्हें बहुत सुंदर लगा। हमने कई प्राकृतिक दृश्यों को कैमरे में बंद किया है। तो कैमरे में बंद करना मतलब फ़ोटो क्लिक करना, फ़ोटो खींचना, दृश्यों को कैमरे में बंद करना। तो एक बोलचाल का भाषा है, इसका अर्थ है कैमरे से फ़ोटो खींचना। दिल्ली आकर तुम्हें दिखाएंगे। तो हमें पता चला कि सिमरन भी दिल्ली में है, अभी उसने फ़ोटो खींचा है और फ़ोटो वह आके ही दिखा पाएगी। किसका? जो चौरागढ़ का जो था, चौरागढ़ मंदिर की ऊंचाई से जो घाटियों की जो उन्होंने तस्वीरें ली थी वो उसको दिल्ली आके दिखाई। तो प्राकृतिक दृश्यों को कैमरे में, प्राकृतिक दृश्य जो प्रकृति ने बनाई। जैसे शहरों में हम लोग क्या दृश्य देखते हैं, मानव द्वारा निर्मित फ्लाईओवर देख रहे हैं, सड़कें देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सब प्राकृतिक नहीं। प्राकृतिक का अर्थ होता है जो प्रकृति ने जिसकी रचना की, जैसे पहाड़, जंगल, झरने, नदी, घाटियाँ और जीव जंतु, चिड़िया और भी जो जीव जंतु जो रहते हैं, तो इसको बोला जाता है प्राकृतिक दृश्य, जिसकी रचना प्रकृति ने की है, न कि इंसानों ने। अब हम लोग आगे चलते हैं। चौरागढ़ से हम जटाशंकर गए। अब ये पहले दिन का तीसरा स्थान। पहले दिन उन्होंने 3 स्थान देखे थे। पहला था जो गुफा थी उसका नाम क्या था, महादेव गुफा।
शंकर जी की गुफा थी 300 फीट लंबी, वो महादेव गुफा। दूसरा चौरागढ़, जो कि एक पहाड़ी पे बसा हुआ मंदिर था। और तीसरा जो था वो है जटाशंकर। तो चौरागढ़ से वे जटाशंकर गए। यहाँ दो पहाड़ियों के बीच बहती हुई सफ़ेद जलधारा बहुत सुंदर लगती। तब वह जटाशंकर गए तो वहाँ पे उन्होंने दो पहाड़ियों के बीच से पानी की जलधारा को कहा। तो एक तरह से देखा जाए उसको शंकर जी की जटा कहा, जटा बालों को कहते हैं। और जब वह जलधाराएं, झरने जब पहाड़ी से नीचे गिरते हैं तो लगता है कि वह तो जटाएं हैं। जटाएं भी कैसे होती, सर से नीचे जाती। तो यह एक जटा का एहसास कराती है और इस कारण से शायद उस जगह का नाम जटाशंकर है। भगवान शंकर जी की भी जो जटाएं हैं वो सर से नीचे जाती हैं और ये जो पानी की जलधाराएं थी, झरने थे, और ये भी दोनों पहाड़ी के बीच में उसी तरह दिख रही थी जैसे कि वह शंकर जी की जटाएं हों। यहाँ हमारे पुस्तक में भी ये सीन दिखा रखा है कि देखो ये जटाएं दिख रही हैं। शंकर जी की जटाएं ऊपर से झरने से जो पानी गिर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो जटाएं की तरह लग रहा है। इसकी तुलना की गई है, ना कि जटाएं हैं। इसको माना गया है जटाशंकर। आसपास शंकर जी के मंदिर हैं और जो जलधाराएं हैं वह जटाओं का आभास करा रही है, एहसास करा रही है। और सफ़ेद क्यों हो जाती हैं? ये पानी जब पत्थरों से टकराता है तो पानी में बुलबुले बनते हैं और पानी एक तरह से देखा जाए तो उसका रंग कुछ देर के लिए हमें सफ़ेद दिखने लगता है। आपने अगर झरना देखा हो तो झरने का पानी बहुत साफ और बहुत ठंडा होता है, और जब वह पानी पत्थरों से टकराता है तो उसमें बुलबुले बनते हैं और बुलबुले दूर से लगता है कि सफ़ेद पानी बह रहा है, जबकि वो पानी साफ होता है, लेकिन जो बुलबुलों के कारण से उसमें सफ़ेद जैसा दिखने लगता है। तो ये था हमारा जटाशंकर। तो ये दृश्य काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगले दिन उसके बाद शायद वे वापस अपने वहाँ पे आ गए होंगे अगले दिन, क्योंकि वो उस दिन केवल वे 3 ही चीज़ देख पाए थे। अगले दिन हम यहाँ के प्रसिद्ध प्रपात बी फॉल गए। बी फॉल में 150 फीट की ऊंचाई से निर्मल जल की गिरती धारा चांदी की तरह चमकती है। तो अगले दिन वे फिर मैंने बताया कि अगर सचमुच आप देखना चाहते हो तो एक ही दिन सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। तो अपर्णा ने भी यही किया, उन्होंने भी यही तय कर रखा था कि आज बस 3 चीज़ ही देखेंगे। अगले दिन वे आए और उन्होंने क्या देखा, जो वहाँ का सबसे प्रसिद्ध प्रपात है। प्रपात का हिंदी में हम लोग प्रपात, इसमें जल काफ़ी ऊंचाई से गिरता है, झरना काफ़ी ऊंचाई से गिरता है और प्रपात बनाता है। इसको हम इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं, इसको वाटरफॉल कहते हैं। और इसकी ऊंचाई 150 फीट, ये भी काफ़ी ऊंचा हुआ और इसका नाम बी फॉल रखा गया। बी फॉल का अर्थ शायद बिग फॉल होगा, इंग्लिश में बी फॉल का अर्थ शायद बिग फॉल होगा, मैं कल्पना कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। बी फॉल रखा हुआ है, बिग फॉल। बी फॉल की ऊंचाई 150 फीट है। 150 फीट की ऊंचाई से निर्मल जल की गिरती धारा चांदी की तरह चमकती। अब चांदी की प्रपात, एक सबसे पहले नया शब्द आया है, प्रपात। प्रपात का अर्थ होता है यहाँ पे जल प्रपात से ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता है तो उसको प्रपात कहा जाता है। इंग्लिश में इसको वाटरफॉल कहते हैं और इसकी ऊंचाई 150 फीट थी। और जब ये नीचे गिरती है चांदी की तरह चमकती है धारा। चांदी मैंने फिर बताया कि पत्थरों से टकराकर
पानी का रंग भी सफ़ेद की तरह हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं चांदी की तरह हो जाता है। और इसका दूसरा नाम रजत प्रपात है। रजत का भी अर्थ चांदी होता है। तो बी फॉल भी था, इंग्लिश में इसका नाम बी फॉल रखा था, शायद बिग फॉल। और दूसरा नाम रजत प्रपात रखा था। रजत का अर्थ होता है चांदी, चांदी की तरह चमकने वाला। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। शेष पाठ को हम कल करेंगे, पाठ की व्याख्या कल की जाएगी। आज के लिए इतना ही।